हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक एएलपी। स्वागत है आपका दीपक एडटेक में। आज के वीडियो में एएलपी के जॉब से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलने वाली है। फॉर्म अप्लाई करने से लेके ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, ये गारंटेड है। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं दीपक एएलपी ऑफिशियल, और वहां से भी आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो भी जॉब करना चाहते हैं या जो भी नौकरी पाना चाहते हैं, वहाँ पे वर्क क्या होता है, उसका वर्क शेड्यूल क्या होता है, यह जान लेना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आपको बता दूं, जो एएलपी होता है वह असिस्टेंट लोको पायलट होता है, जो कि बाद में लोको पायलट बन जाता है। और लोको पायलट का मुख्य काम ट्रेन को सुरक्षित और संरक्षित रूप से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना होता है। और उसके लिए वह इंजन का संचालन करता है, जो लोको का इंजन होता है उसको संचालन करता है, और वो ट्रेन को उसके द्वारा खींचता है। तो ये लोको पायलट का काम हो गया। अब बात करते हैं लोको पायलट के वर्क शेड्यूल का। तो देखिए, इसका कोई फिक्स वर्क शेड्यूल नहीं है। लोको पायलट के जॉब में या असिस्टेंट लोको पायलट के जॉब में आपकी ड्यूटी दिन या रात 24 घंटे के अंदर कभी भी लग सकती है, और आपको ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। बस आपको 2 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपको रेडी होकर ड्यूटी पे जाना होगा। इसके अलावा लोको पायलट के जॉब में आपको हॉलीडेज नहीं होता है। हॉलीडेज के रूप में आपको मंथ में कम से कम 4 30 आवर का रेस्ट मिलता है, और यह रेस्ट किसी फिक्स डेट पे या दिन पे नहीं मिलता है, आपको कभी भी मिल सकता है। मंथ में आपको 4 रेस्ट मिलेगा, वो कभी भी मिल सकता है। मतलब ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता है कि इसी दिन को आपका छुट्टी होगा, ऐसा डिसाइड नहीं होता है। आपको मंथ में केवल 4 रेस्ट मिलता है, 30 आवर का रेस्ट होता है वो। जैसे और लोगों का संडे होता है, वैसे ही एएलपी या लोको पायलट के लिए हॉलीडे के जगह पे रेस्ट दिया जाता है 30 आवर का, जो कि मिनिमम 4 दिया जाता है मंथ में, या 5 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 4 तो मिलना ही मिलना है। तो आपको लोको पायलट का वर्क क्या होता है, वर्क शेड्यूल क्या होता है, और छुट्टियां कितनी मिलती हैं, ये पता चल गया होगा। इन सब जानकारी के साथ आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है कि नहीं बनना है। चलिए अब बात करते हैं इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसका इनिशियल जो ज्वाइनिंग होता है 1900 ग्रेड पे होता है, और सबसे पहले ट्रेनिंग के दौरान उसे बेसिक जो होता है 19,900 मिलता है, प्लस डीए मिलता है। तो अभी के हिसाब से जो बेसिक है 19,900 है, और डीए 31% है। तो मान लीजिए आज के डेट में कोई अगर एएलपी ज्वाइन करता है तो उसे ट्रेनिंग के दौरान 19,900 प्लस डीए 31% करेंगे तो 6,169 रुपये होगा। ये दोनों मिलता है, दोनों मिला के हो जाएगा 26,069 रुपये। तो ऑलमोस्ट आपको 26,000 रुपये एएलपी में ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका पोस्टिंग असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे होगा, तो जो आपको सैलरी है वह 32,000 से 37,000 के बीच में मिलेगा। प्लस आपको माइलेज अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, लीव अलाउंस मिलेगा। मतलब कुल मिला के जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसकी जो इनिशियल सैलरी है वह 40,000 से 55,000 के बीच में मिलता है। यह निर्भर करता है कि आपका पोस्टिंग किस किस लोकेशन पे हुआ है। किसी लोकेशन पे वर्क कम है तो वहाँ पे सैलरी आपका कम हो जाता है। इसके अलावा जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ये कम होता है, तो आपका सैलरी थोड़ा कम हो जाता है। किसी जगह पे वर्क ज़्यादा होता है और हाउस रेंट अलाउंस भी ज़्यादा मिलता है आपको, तो वहाँ पे सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो जो सैलरी है असिस्टेंट लोको पायलट का वो माइलेज की वजह से, आपके वर्क की वजह से 40,000 से 55,000 के बीच में वेरी करती है इनिशियल सैलरी। और रिटायरमेंट के समय तक यह सैलरी 2 लाख से ऊपर भी जा सकती है। तो आपको लोको पायलट का वर्क क्या होता है, वर्क शेड्यूल क्या होता है, मंथ में कितनी छुट्टियां मिलती हैं, और इसका सैलरी कितना होता है, ये आपको पता चल गया होगा। इन सब के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है कि नहीं बनना है। तो एक बार जब कोई डिसाइड कर लेगा कि उसे असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, तब बात आती है उसे फॉर्म अप्लाई करने का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है तो क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया है वह 10th प्लस ITI है। यानी कि यदि आप 10th किए हैं, मैट्रिकुलेशन किए हैं और उसके बाद ITI किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं तो 10th के बाद 12th भी किया हूँ, यानी कि मैट्रिकुलेशन के बाद इंटरमीडिएट किया हूँ, उसके बाद ITI किया हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो देखिए, इससे मतलब नहीं कि आप 10th के बाद और क्या क्या किए हैं। 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए। 10th के बाद आप 12th करके ITI किए हैं, या 10th के बाद 12th करके उसके बाद BA या BSc करके ITI किए हैं, कुछ भी करके आप 10th प्लस ITI आपके पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। भले ही आप इसके अलावा इंटरमीडिएट किए हैं, BSc किए हैं, या B.Ed कर लिए हैं, BTC कर लिए हैं, उससे मतलब नहीं है। आपके पास 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ITI में कौन कौन सा ब्रांच होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो ब्रांच है देखिए लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें है आपका आर्मेचर एंड कॉइल बाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल,
मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन। इन सभी ट्रेडों से यदि आपने ITI किया है 10th के बाद तो आप ALP के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ALP के वैकेंसी के साथ एक और पोस्ट आता है टेक्नीशियन, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इन सभी ट्रेड से जो कैंडिडेट ITI किए हैं वो ALP और टेक्नीशियन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ITI ट्रेड हैं जिनके लिए केवल टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है। यदि आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से ITI ट्रेड के लिए कौन कौन से टेक्नीशियन पोस्ट आते हैं। जिन जिन ट्रेड के लिए पोस्ट आते हैं रेलवे के ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी में, उन सभी ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया है। वहां से पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपको पता चल गया कि ITI किस किस ब्रांच में होना चाहिए ALP के लिए, और टेक्नीशियन के लिए किस किस ब्रांच में होना चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहां से पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने 10th के बाद ITI नहीं किया है और इन्हीं सभी ट्रेड्स में यदि रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं तब भी आप ALP का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। दो एलिजिबिलिटी आपको बता दिया, एक तो आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए। यदि आपके पास ITI नहीं है तो इन्हीं सभी ट्रेड में रेलवे से अप्रेंटिस होना चाहिए। मान लीजिए ये दोनों नहीं है तो यदि आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक किए हैं, जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक होता है वो किए हैं, या 10th और 12th करने के बाद पॉलिटेक्निक किए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑटोमोबाइल और इससे रिलेटेड ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड ब्रांच जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया, मैकेनिकल ऑटोकैड हो गया, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब होते हैं। मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी ट्रेड्स हैं उनसे यदि आप डिप्लोमा किए हैं, जैसे मैकाट्रॉनिक्स हो गया, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रीशियन या इससे रिलेटेड ब्रांच जो होते हैं उससे किए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग, इस सब से किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इलेक्ट्रिकल और इससे रिलेटेड जो ब्रांच है उससे किए हैं डिप्लोमा, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 ब्रांच या इससे संबंधित ब्रांच वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास पॉलिटेक्निक नहीं है, यदि आप 10th और 12th के बाद बीटेक किए हुए हैं इन्हीं चारों ब्रांच में या इससे रिलेटेड ब्रांच में, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब 4 प्रकार के क्वालिफिकेशन हो गए आपके, या तो आपके पास 10th और ITI होना चाहिए, या 10th और रेलवे से अप्रेंटिस होना चाहिए, या 10th के बाद पॉलिटेक्निक, या 10th और 12th के बाद पॉलिटेक्निक होना चाहिए इन 4 ब्रांच में, या बीटेक होना चाहिए आपके पास इन्हीं 4 ब्रांच या इससे रिलेटेड ब्रांच में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें लगता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट का। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सभी वर्ग के कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एज है वह 18 वर्ष होना चाहिए। जो लोअर एज लिमिट है वो तो 18 साल हो गया, और जो अपर एज लिमिट होता है वह जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 30 साल होता है, यानी 30 ईयर। जो OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 33 ईयर यानी कि 33 वर्ष, और जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वह 35 ईयर यानी कि 35 वर्ष है। इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन होते हैं या मिलिट्री मैन होते हैं उनको भी भारत सरकार द्वारा जो भी डिसाइड किया गया है उतने साल का छूट मिलता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो अपर एज लिमिट है उसमें। यदि आप एक्स सर्विस मैन है या मिलिट्री मैन है तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कितने ईयर का छूट मिलता है, वह छूट आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका एज लिमिट। इसके अलावा बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या फाइनल ईयर वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए आपके ITI, डिप्लोमा या बीटेक में। तो देखिए फाइनल ईयर वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म को केवल वही अप्लाई कर सकता है जिसके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है। मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट आज है और आज ही के दिन आपका ITI का या डिप्लोमा का या बीटेक के फाइनल ईयर का रिजल्ट यदि डिक्लेयर हो जाता है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, भले ही आप फाइनल ईयर में हैं या एग्जाम दे के बैठे हुए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके ITI, डिप्लोमा या बीटेक में कितना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया गया है। पिछले वैकेंसी तक तो यही था, आने वाले दिन में क्या होगा पता नहीं। फिर भी आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका ITI, डिप्लोमा या बीटेक और 10th में 50% से ऊपर नंबर आए। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट कमेंट करके पूछते हैं कि अभी मेरे स्कूल या कॉलेज में फाइनल ईयर का मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट होता है वह नहीं आया है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, इस फॉर्म को अप्लाई करते समय आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपका फाइनल ईयर में कितना मार्क्स या कितना परसेंटेज आया है और रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर हुआ है। ये बस 2 चीज़ आपको देना होता है। बाकी आपका जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है यह आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे सिलेक्शन प्रोसेस जो भी एग्जाम होते हैं उसके होने के बाद होता है। तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना आवश्यक नहीं है, बस आपको फाइनल ईयर में कितना नंबर आया है ये पता होना चाहिए। तो इतनी सब जानकारी के
बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ये सब डिटेल हो गई फॉर्म अप्लाई करने तक का। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो चलिए अब फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं। तो देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि जो चयन प्रक्रिया है यह 5 चरणों में कंप्लीट होता है, जिसमें आपका CBT 1, CBT 2 और CBT 3 है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल है। जो CBT 1, CBT 2 और CBT 3 होता है आपके एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट जांच किया जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, आपको देखा जाता है कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं इस जॉब को करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले CBT 1 के बारे में देख लेते हैं। तो CBT 1 में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 60 मिनट का होता है, यानी कि 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बात करें क्वेश्चन के लेवल का, तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के अनुसार होता है, यानी कि जो भी आपके नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे इस पूरे एग्जाम में वह आपके 10th लेवल के होंगे और जो भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ITI लेवल के कैंडिडेट के होंगे। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहने वाला है, न ईजी रहेगा न ज़्यादा टफ रहेगा, मॉडरेट रहेगा, मीडियम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। बात करें इस एग्जाम का, जो CBT 1 एग्जाम है इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो देखिए इसका कंट्रीब्यूशन बस इतना ही है कि इसमें आप जो भी स्कोर लाएंगे उसके आधार पे आपको CBT 2 एग्जाम होगा उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि जो CBT 1 है यह केवल क्वालिफाइंग है, इससे आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा। इसके स्कोर के आधार पे आपको CBT 2 एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसमें एक और बात जान लेना आपको आवश्यक है, यदि आप CBT 1 को आरक्षण की कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, मान लीजिए आप CBT 1 में आप OBC के कैंडिडेट हैं और जनरल कट ऑफ नहीं पार करते हैं CBT 1 में और OBC का कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आपको CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लेकिन आपको आगे जो भी चयन प्रक्रिया है, जो भी स्टेजेज होंगे उसमें आपको आरक्षित कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। भले ही आप CBT 2 में जनरल का कट ऑफ पार कर लें, आपको रखा जाएगा OBC में, क्योंकि आपने CBT 1 जो है वो OBC में क्वालिफाई किया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। CBT 1 एग्जाम का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सिलेबस है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपका मैथमेटिक्स आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, जनरल साइंस आता है और करंट अफेयर्स आता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैथमेटिक्स में ये सिलेबस है। इसके अलावा आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस ये है। इसके अलावा आपके जनरल साइंस का सिलेबस ये है और करंट अफेयर्स का सिलेबस ये है। बात करते हैं इसके बुक्स के लिए, तो आप जो मैथमेटिक्स है उसके लिए और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए किसी भी पब्लिकेशन या राइटर का एक बुक लीजिए, एक ही बुक से प्रैक्टिस कीजिए और यूट्यूब चैनल का हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल साइंस है उसके लिए भी आप कोई एक पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, अरिहंत, लुसेंट, किरण या कोई भी एक पब्लिकेशन ले लीजिए या स्पीडी ले सकते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अभी 9th या 10th में हैं या उससे पहले हैं तो आपको जो 6, 7, 8, 9th और 10th में जो भी आपके साइंस का किताब है, जनरल साइंस का किताब है, उसे अच्छे से कवर कीजिए, तैयार कीजिए, एक एक लाइन उसको अच्छे से पढ़िए और उसको तैयार कीजिए। फिर आपको बाद में हो सकता है तैयारी की आवश्यकता ही न पड़े। यदि आप 6, 7, 8, 9 और 10 का जो साइंस का बुक है उसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं, एक एक टॉपिक आपको कंसेप्ट क्लियर है एक एक टॉपिक का, तो आपको किसी अन्य बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप 9th और 10th से आगे निकल चुके हैं तो आपको कोई भी एक जनरल साइंस का बुक लेना चाहिए, उससे आप तैयारी कर सकते हैं जनरल साइंस का। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज का कोई भी बुक ले लीजिए, एक अरिहंत का बुक आता है 35 रुपये में, मनोहर पांडे का, इसे ले लीजिए, पर्याप्त है इस एग्जाम के लिए। और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप स्पीडी ले सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स का बुक आप जानते ही हैं एग्जाम से 2 या 3 मंथ पहले लेना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स को पिछले 6 मंथ या 1 साल का ही पूछा जाता है, तो आपको जब एग्जाम पड़ेगा तभी लेना चाहिए। तो बात हो गई CBT 1 के सिलेबस और बुक का और इस एग्जाम का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। इस CBT 1 से आपके जितनी भी वैकेंसी है उससे 15 गुना कैंडिडेट CBT 2 के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं CBT 2 में। CBT 2 आपका 2 घंटे 30 मिनट का होता है, यानी कि कुल 2.5 घंटे का होता है। इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों के 2.5 घंटे का टाइम होता है। जो पार्ट ए होता है उसके लिए 90 मिनट का टाइम होता है और जो पार्ट बी होता है उसके लिए 1 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 60 मिनट का टाइम होता है। और दोनों पार्ट ए और पार्ट बी एक ही दिन कंडक्ट होते हैं, दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट का टाइम मिलता है। यानी कि जब आप पार्ट ए दे लेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट का बीच में गैप रहेगा, फिर आपका पार्ट बी स्टार्ट होगा। और पार्ट ए के लिए आपका 90 मिनट और पार्ट बी के लिए 60 मिनट आपका रहेगा। बात करते हैं पार्ट ए का। तो पार्ट ए में मैंने आपको बता दिया कि 90 मिनट का रहेगा और इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी संख्या 100 होगी, यानी कि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन करने होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका मैथमेटिक्स से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछा जाएगा। इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा और उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स रहेगा।
और जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन में है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैथमेटिक्स का सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस और आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं पार्ट ए का कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। तो जो पार्ट ए का नंबर है इसी से आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। जो भी कैंडिडेट केवल टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनका मेरिट केवल पार्ट ए के जो उनके मार्क्स रहेंगे उसके आधार पे बन जाएगा। CBT 2 में जो पार्ट ए है उसमें जितना नंबर रहेगा उसके आधार पे जो टेक्नीशियन के कैंडिडेट होंगे, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो एलिजिबल होंगे उनका मेरिट डिसाइड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, आपको पार्ट बी क्वालिफाई करना। मेरिट लिस्ट में उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा जो पार्ट बी है, CBT 2 का जो पार्ट बी है उसे क्वालिफाई करेंगे, जिसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो जो आपका CBT 2 का पार्ट ए है इससे आपका क्या होगा, मेरिट डिसाइड होगा जो भी टेक्नीशियन वाले हैं उनका। और जो ALP वाले कैंडिडेट हैं इनके लिए एक और एग्जाम होगा CBT 3 जिसे साइको टेस्ट बोलते हैं, उसका 30% और इसका पार्ट ए का 70% मिला के उनका मेरिट डिसाइड होगा जो कैंडिडेट ALP के लिए एलिजिबल है। ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी का। जो CBT 2 का पार्ट बी है इसमें आपका 60 मिनट का होता है और इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं कि कौन से कैंडिडेट को कौन सा ट्रेड टेस्ट देना होता है। तो देखिए जो ITI वाले कैंडिडेट हैं उनको उसी सब्जेक्ट से, उसी ट्रेड से ट्रेड टेस्ट देना होता है जिस ट्रेड से वो ITI किए हैं। जैसे कोई फीटर ट्रेड से ITI किया है तो उसे फीटर से ही ट्रेड टेस्ट देना होगा। कोई इलेक्ट्रीशियन से किया है तो उसे इलेक्ट्रीशियन से ही ट्रेड टेस्ट देना होगा। कोई वायरमैन से किया है तो उसे वायरमैन से ही ट्रेड टेस्ट देना होगा। तो ITI वाले समझ गए होंगे उनको किस सब्जेक्ट से ट्रेड टेस्ट देना है। अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों का। तो डिप्लोमा में जो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है उनको इन सभी ट्रेड से ट्रेड टेस्ट देना है, लिखा हुआ है स्क्रीन पे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया है उनको इन सभी ट्रेड से ट्रेड टेस्ट देना है, आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है उसको भी इसी ट्रेड से, इन सभी ट्रेड से ट्रेड टेस्ट देना है, इन सभी सब्जेक्ट से ट्रेड टेस्ट देना है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है उनको इन सभी ट्रेड से ट्रेड टेस्ट देना है। तो ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए हो गया। इसके अलावा जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं उनका भी सेम ही रहेगा। जो डिप्लोमा वाले जिस सब्जेक्ट से देंगे वैसे ही बीटेक वाले भी उसी सब्जेक्ट से ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं अपने अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो आपका टेक्नीशियन पोस्ट आता है उसमें एक ऐसा टेक्नीशियन पोस्ट होता है जो इंटरमीडिएट से किया है उसके लिए वो रहता है। जैसे कोई कैंडिडेट यदि फिजिक्स और मैथमेटिक्स से इंटरमीडिएट किया है तो उसके लिए भी कुछ पोस्ट आते हैं। तो जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट बेस पे अप्लाई किए हुए हैं वो इन 3 ट्रेड से ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद में संशोधन करके इनके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी लाया गया था कि जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट किए हैं वो फिजिक्स और मैथ्स से भी ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आप किस ट्रेड से ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी वीडियो पहले से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कौन से कैंडिडेट को कौन कौन सब्जेक्ट से ट्रेड टेस्ट देना होता है। तो ये आपका CBT 2 का पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। बात करते हैं इसके लिए बुक्स कौन सा लेंगे। तो जो CBT 2 का पार्ट ए है इसमें आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जो आपका करंट अफेयर्स है इसके लिए आप पुराना ही बुक फॉलो कर सकते हैं जो आप CBT 1 के लिए लिए रहेंगे। अब इसमें आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बचता है और एक ट्रेड टेस्ट बचता है। इनके लिए कौन सा बुक लेना है, आप किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक ले सकते हैं। मैं प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक लिया था, आप उसे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं CBT 3 का। तो CBT 3 में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जो ALP बनना चाहते हैं। तो CBT 3 एक साइको टेस्ट होता है। इसमें आपके 5 टाइप के टेस्ट होते हैं और आपको पांचों अलग अलग क्वालिफाई करना होता है और इसका जो मार्क्स है वो क्या आपके मेरिट डिसाइड करने में कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि साइको टेस्ट का 30% और CBT 2 में जो पार्ट ए था उसका 70% मिला के आपका मेरिट बनता है किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए। और जो टेक्नीशियन पोस्ट है वो तो केवल पार्ट ए का जो नंबर था उसी से डिसाइड होगा, मैंने आपको पहले बता दिया। और जो पार्ट बी था वो केवल क्वालिफाइंग था। तो जो साइको टेस्ट है ये 30% कंट्रीब्यूट करता है आपका मेरिट लिस्ट बनने में। और पार्ट 3 जो है, जो CBT 3 है, इसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसमें जितने भी पोस्ट रहेंगे आपके उससे 8 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे आपके साइको टेस्ट के लिए। मतलब CBT 2 से आपके 8 गुना कैंडिडेट आएंगे किसमें, CBT 3 में साइको टेस्ट देने के लिए। और साइको टेस्ट में प्रत्येक पार्ट को 5 पार्ट होते हैं, प्रत्येक पार्ट को अलग अलग क्या क्वालिफाई करना होगा। इसके बारे में यदि आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे देख के डिटेल में जान सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कैसे होते हैं। साइको टेस्ट क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि साइको टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपका प्रत्येक पार्ट में T स्कोर 42 होना चाहिए। ये T स्कोर 42 क्या होता है इसके लिए वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो ये आपका साइको टेस्ट हो गया। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितना भी पोस्ट है उससे 3 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं आपके CBT 3 से। तो जब DB होगा तो प्रत्येक पोस्ट के लिए 3 गुना कैंडिडेट रहेंगे, मतलब एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी है वो सभी लेके जाना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे मार्कशीट में ये गलत हो गया है, मेरा नाम गलत हो गया है, यहाँ नाम गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, जाति प्रमाण पत्र में ये गलत हो गया है। देखिए, जो भी गलत है आपके मार्कशीट में या जाति प्रमाण पत्र में या किसी भी सर्टिफिकेट में, आप उससे संबंधित एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट आपका तहसील से बनता है। आप जाइएगा, किसी भी वकील को पकड़िएगा, उससे बोलिएगा ये प्रॉब्लम है, इससे संबंधित एफिडेविट बनाना है, वो आपको बना के दे देगा। और उसे DB के टाइम उसे ले जाइएगा अपने DB सेंटर पे, जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। और जब आपसे मांगा जाएगा तभी दीजिएगा, अपने मन से निकाल के मत दीजिएगा। क्या पता जो DB कर रहा हो उसका ध्यान ही न जाए, जैसे मान लीजिए आपके पापा के नाम ये छूटा है और उसका ध्यान ही न जाए तो मांगे ही नहीं। तो जब मांगा जाए तभी दीजिए, लेकिन उसे बना के रखिए जरूर अपने पास, एफिडेविट बनवा के रखिए जरूर। तो DB हो जाएगा। DB के बाद आपका तुरंत मेडिकल होता है। DB में आपका 1 दिन लगता है या 2 दिन मान लीजिए लग सकता है। 1 दिन DB में लगता है, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए क्या स्पेयर कर दिया जाता है रेलवे के ही किसी मेडिकल, उसमें रेलवे के ही किसी अस्पताल में आपको स्पेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपका मेडिकल होने में 2 से 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है। मेरा मेडिकल 2 दिन में कंप्लीट हो गया था। बहुत से लोग हैं जिनका 3 दिन 4 दिन लगा था। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मेडिकल होने में 10 से 15 दिन भी लग गए थे। तो मेडिकल में इतना टाइम लगता है और DB के बाद आपका मेडिकल होता है। और DB और मेडिकल कैसे होता है, दोनों से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख के पूरा डिटेल जान सकते हैं। ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। CBT 1 केवल क्वालिफाइंग होता है। CBT 2 में जो पार्ट A है उससे मेरिट डिसाइड होता है किसका, टेक्नीशियन का। और जो पार्ट B है क्वालिफाइंग होता है। पार्ट B को यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब क्वालिफाइंग है लेकिन उसे क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये हो गया पार्ट A और पार्ट B। CBT 3 का 30% जुड़ता है मेरिट लिस्ट बनाने में, किसका, ALP का मेरिट लिस्ट बनाने में। पार्ट B CBT 2 का पार्ट A का 70% और CBT 3 जो साइको टेस्ट होता है इसका 30% मिला के ALP का मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है उसे पैनल बोलते हैं। तो पैनल में यदि आपका नाम आ जाएगा तो कुछ दिन में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके मेल के द्वारा भी आता है और पोस्ट के द्वारा भी आता है। तो पोस्ट वाला जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अक्सर लेट ही पहुंचता है। तो आप जो भी मेल फॉर्म अप्लाई करते समय भरेंगे उस मेल को हमेशा चालू रखिएगा, क्योंकि उस मेल पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और वही आपका हेल्पफुल होगा ज्वाइन करने में। तो मेल को जरूर चालू रखिएगा। जो भी मेल आप अप्लाई करते समय डालेंगे अपना, उस मेल ID पे आपका क्या आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और ज्वाइनिंग लेटर जाएंगे तो उस समय भी कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं। तो ज्वाइनिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना चाहता है, इससे भी रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है मैंने पहले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग कैसे होता है। अब एक बार जब ज्वाइनिंग हो जाता है तब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रेनिंग कैसे होता है उससे भी रिलेटेड वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप ऐसे सर्च करेंगे दीपक ALP ट्रेनिंग तो आ जाएगा आपका ट्रेनिंग कैसे होता है। तो ये था आपका ALP के एग्जाम से रिलेटेड पूरी जानकारी, फॉर्म अप्लाई करने से लेके आपका ज्वाइनिंग तक की जानकारी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।